से मुझे पता चला कि कंपनी का टर्नओवर भी करोड़ों में पहुंच गया। कुछ राशि आप बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है सर, हम लोग अराउंड 100 CR का हमारा कंपनी का टर्नओवर है। कंपनी ये तो सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगले साल में भी वी आर ट्राइंग डबल करेंगे हम लोग। आज 100 का है, अगले साल 200 का करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक आम किसान का बेटा और खेलता है, फौज में भर्ती होता है, नौकरी करता है और आज 5,000 बच्चों को नौकरी दे रहे हैं और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बहुत बड़ी बात। इसके लिए तो विनोद जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। दुआओं के बगैर इंसान कोई आगे नहीं बढ़ सकता सर। आप यूथ के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? आजकल जो यूथ बेरोजगार घूम रहा है, अच्छा पढ़ लिख भी लेता है, नौकरी नहीं है, क्या मतलब अपना काम कैसे शुरू करें, क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? सर, ओनली थिंग इज दैट कि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको अपने आप में आदमी बाहर निकलेगा, काम ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही मिल जाएगा, पर जाओगे रुकोगे। मैं फरीदाबाद में गया एक बार, हमारे भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी, ये संभावनाओं का शहर है। यहाँ पर जितने रुके रहोगे, डटे रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। रण छोड़ के नहीं भागना चाहिए, मतलब आदमी को वहाँ पर रुक के अडिंग होके उसका वो करना चाहिए। मैदान छोड़ दिया तो फिर खाली है। फिर मतलब पिच पर डटे रहोगे तो चौका छक्का लगेगा। राइट, बिल्कुल सर। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। किसी शायर ने ये बहुत गजब की बात कही है। मेरे साथ विनोद सुमरा जी हैं, इन पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक आम किसान के बेटे ने और बहुत बड़ा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया है, हज़ारों बच्चों को आज रोज़गार दे रहे हैं। तो मेरी सभी दर्शकों से पहली बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी सुने और आखिर तक सुने। खासकर युवा वर्ग जो आज बेरोज़गार है और कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, तो उसको ये वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि विनोद जी आज अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। किस तरह की इनकी ज़िंदगी संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़ी है, बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना गाँव, आपका जन्म कहाँ हुआ, सारा बताओ। मेरा गांव बम्बेवा है, ये जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अपना जी। और रिहाइश अभी रियास में अभी गुड़गांव में रह रहे हैं अभी गुड़गांव में। जी। और आप जो विजेंद्र बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर, उनके साथ उसमें आप खेले थे। किस तरह आपकी पढ़ाई हुई, पैसे आगे खेल की ज़िंदगी कैसी, वो थोड़ा बताओ। जी, मैं पहले स्कूल टाइम में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया, फिर हमने गेम शुरू किया। गेम में मैं इंटरनेशनल लेवल पे गेम किया है, इंटरनेशनल बॉक्सर आया हूँ। उसके साथ बाद में हम लोग आर्मी में मैंने ज्वाइन किया था। बट मार्च 2003 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं गेम में कंटिन्यूटी नहीं कर पाया। तो मैं फौज को छोड़ के आ गया। आने के बाद में हमने गुड़गांव में नौकरी करी, फिर बॉम्बे में नौकरी करी, फिर अब ये वहाँ से आने के बाद में हमने मल्टीपल काम किए हैं। बट 2015 ऑनवर्ड्स हमने अपना सिक्योरिटी सर्विसेज का जो है काम शुरू किया। जी, इसके बारे में और बात करेंगे। अब ये बताओ कि वो जो आपने फौज की नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, वो स्ट्रगल किस तरह का था उसमें की लाइफ? सर, मार्च 2003 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरे 2 भाई, एक सिस्टर एक्सपायर हो गए। आफ्टर दैट मेरे को हेड इंजरी हो गई, तो गेम छूट गया। तो आर्मी में तो आपको ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। आर्मी में एक रूल रेगुलेशन होती हैं, तो मैं उस चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। भी मैं यहाँ पर ये मेरा जगह नहीं है, तो आई लेफ्ट आर्मी एंड आफ्टर दैट जगह करते रहे, आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तो विजेंद्र बॉक्सर के साथ आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी उसमें बॉक्सिंग की है? हाँ, मैं और विजेंद्र, हम लोग मैं और विजेंद्र रूममेट थे। और हमने नेशनल इंटरनेशनल हमने साथ में काफ़ी खेले। तो आप वो बता रहे थे, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो भी जैसे 2 भाई एक्सपायर भी हो गए थे, सिस्टर और एक भाई, और आपको भी बड़ी गहरी चोटें लगी थी। उस सदमे से कैसे उभर पाए अपने आप को? सर, सदमे से उभरना तो अपने आप समय ही उभारता है उस चीज़ को। बट ये कि कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे। हाँ, जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आई, और कई बार तो इवन दो ये भी होया कि यार अब क्या होगा। बट क्या है कि जो परमात्मा है, ऊपर वाला, आप अपनी नेक नीति से चलते रहो, आपको डेफिनेटली
उद्देश्य आपको जगह पे आपको अपने आप लेके जाएगा, कोई ना कोई जरिया आपको मिलेगा ज़रूर। जी। और आप जैसे 4 भाई बहन हैं जी। और आपके पिताजी किसान थे लेकिन बड़ी सोच रखते थे, मतलब गांव में रहते हुए भी आप बच्चों को हॉस्टल में छोड़ा, क्या चाहते थे पिताजी की, क्या इच्छा थी हमारे बच्चे क्या बने बड़े होकर? ज़्यादा सा तो उन्होंने कभी बताया नहीं, पर ये था कि वो ये सोचते कि तो मेरे बच्चे भी अपना कामयाब हों, और हमारे को भी एक पहले एक नौकरी का ही एक बेसिकली आइडिया था, कोई ज़्यादा सी इतनी बड़ी सोच नहीं थी। भाई यही सोचते थे पेरेंट्स भी, बच्चे अपना लग के और अपना भाई काम धंधा कोई सेटिस्फाइड सी अपना जॉब मिल जाए और अपना उसमें सेट हो जाए। और गांव परिवेश में तो पहले नौकरियां वगैरह तो थी नहीं, तो हमारे फादर साहब ने हमारे को हॉस्टल में पढ़ाया भाई, हॉस्टल के बाद में फिर स्पोर्ट्स करवाया और ये करवाया, तो करते रहे लाइफ में चीज़ें चलती रही सर। जी जी जी, यानी कि पिताजी की सोच बड़ी थी। भाई गांव में कोई उसमें आज से 15-20 साल पहले इस तरह घर से बाहर कोई नहीं भेजता था, गांव में स्कूल में पढ़ रहे हैं, शहर में बहुत कम जाते थे बच्चे। बेसिकली मेरे को मेरे फादर साहब ने, मैं LKG, आप यकीन मानिए LKG क्लास में मैं गोवाना हॉस्टल में पढ़ा हूँ। LKG क्लास से, तो फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स हमेशा मेरे फादर साहब ने यही सोचा भी गांव में यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं है एजुकेशन का, और पहले तो बहुत दिखते थे, अभी तो सारी चीज़ें ठीक ठाक हो चुकी हैं, सब एज स्कूल भी हैं, सारी चीज़ें, बट एट दैट टाइम वो उस टाइम पे नहीं। तो क्या सोच थी उनकी, जब छोटा LKG का बच्चा अपने आप से दूर कर देना, भाई गांव के बच्चों का माहौल है उससे दूर रखना, भी छोटे गांव के माहौल सबको पता है किस तरह बच्चों का रहता है, तो वो क्या ऐसी गजब की सोच उनके अंदर थी, और शायद वही संस्कार थे कि आप इतना आगे तक पहुंच गए। एक्चुअली मेरे फादर साहब ने, मेरा नाम भी एक वकील विनोद वकील थे जी, वो केस वेस में किसी में वो हमारा ज़मीन वगैरह का कुछ होगा तो उसमें मिले, अच्छा नाम चिन्ह वकील थे। अच्छा। तो उनको वो करके उन्होंने मेरा नाम विनोद ही रखा था, और वो चाहते थे कि हमारा बेटा भी कुछ अच्छा करे, बढ़िया करे। यूँ कभी मैं खेत में, जैसे मैंने आप बताया, खेत में भी मेरे को लेके जाते थे, खेती नहीं करवाते थे मेरे से। अच्छा। बोलते थे नहीं यार तू अलग बना है, मतलब आज भी ध्यान आती है चीज़ें। उनके मन में यही था कि बेटा तो अलग ही है, इससे खेती वेती नहीं करवाने, अलग करेगा। हाँ अलग, पर मेरे को नहीं ऐसा एहसास था कि भाई मैं एक्चुअली मैं ये तो था कि भाई कुछ करना है, बट ये नहीं पता था क्या करना है। एक्चुअली उसमें फ़र्क आ जाता है। फादर साहब की सोच थी कि भाई इसको बेटे को बड़ा बनाना है, ये करना है वो करना, बट एज जो गांव के परिवेश में हमें अपना एक चीज़ को एक्वायर करने में, एक रीच करने में, भाई कहाँ पर पहुंचना है, वो चीज़ ढूंढने में काफ़ी समय लगता है आदमी को। और देखो हॉस्टल में छोड़ना, फिर खेल में छोड़ना, और उसमें देखो खेल तो इतना खर्च होता है, डाइट आपको एक्स्ट्रा होती है, खेल के जो इक्विपमेंट होते हैं उस पर बड़ा खर्च होता है, वो सारा पिताजी ने इतना स्ट्रगल किस तरह से बच्चों पर आप खर्च करते थे? वो हमारा बेसिकली हम चारों बहन भाई का हॉस्टल का फीस वगैरह मंथली मेरे हिसाब में ज़्यादा नहीं तो 15-16 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा 20 हज़ार रुपये के आसपास में मंथली हमारे आता। तो फादर साहब अपना खेती में, हमारी माता जी थी वो 15-15, 10-10, 15-15 भैंसें रखती थी, दूध बेच दिया, कभी भैंस बेच दी, ऐसे ही चलता रहता था। यानी कि पिताजी का स्ट्रगल था। जी, बहुत स्ट्रगल था, यानी बच्चों को कामयाब होना देखना चाहते थे। हमारी माता जी ने और पिताजी ने काफ़ी किया सर, काफ़ी किया है। बहुत किया। लेकिन आज जो मुकाम आपने हासिल किया है, और सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें तो हज़ारों बच्चों को आप नौकरियां दे रही, ये सिक्योरिटी सर्विसेज वाला ये बताओ आप कैसे कब शुरू हुआ? सर बेसिकली मैं आर्मी बैकग्राउंड तो रहा ही है, और एक काम करने की, मैं पहले DLF में नौकरी करता था और मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। तो एक टीस रहती थी कि जैसे कंपनियां जो है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का है या और कुछ, बहुत सारी एजेंसियां रहती है जैसे वेलफेयर के लिए, और उसमें बड़ा दिक्कतें होती हैं। एक कहीं ना कहीं हमारे भी मन में थी कि भाई हम भी अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल लेंगे जिसमें लोगों को रोज़गार देंगे, उनका प्रॉपर केयर करेंगे, उनका सिस्टम ठीक करेंगे। तो इच्छा थी, और मालिक ने जैसे सिक्योरिटी बैकग्राउंड जैसे आर्मी में थे, फिर आगे हमने DLF में नौकरी करी है, फिर बॉम्बे नौकरी करी है, तो बैकग्राउंड था, चीज़ें जुड़ती गई और फिर हमने सिक्योरिटी का ही सर्विस शुरू कर लिया। शुरुआत
कहाँ कितने से हुई थी, आगे अब कितने राज्यों तक आपका ये नेटवर्क फैल चुका है? हमने सर 2015 में शुरुआत करी थी। 23 आदमियों का हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनी है, उससे हमने काम शुरू किया था। एंड आफ्टर दैट आज के टाइम पे हम लोग 18 स्टेट में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करें सर। कितने घरों में आपकी उससे चूल्हा जलता है, कितने लोगों को रोजगार दे रखे आपने? सर अराउंड 4,500-5,000 आदमी हैं जो कि हमारे पास में काम कर रहे हैं। तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंगली लगा लेंगे तो एक आदमी के साथ में 2-4 आदमी तो अटैच रहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा है, मतलब अराउंड 5-7 हज़ार आदमियों का ये हो गया तो 15-20 हज़ार आदमी तो एक अफेक्टेड है अपने इससे। तो मतलब अच्छा लगता है कि भाई किसी के उसमें अपना मतलब योगदान है हमारा भी कुछ ना कुछ। कभी सोचा था कि विनोद सुमरा भी 25,000 इतने लोगों को 5,000 लोगों को रोजगार दे पाएंगे, हम भी उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? नहीं सर, सोच नहीं थी, बट अभी जैसे आज यहाँ पर बैठे हैं तो अभी सोच ये हो रही है कि और ज़्यादा को रोजगार देंगे। क्योंकि एक टारगेट अचीव करने के बाद में ना आदमी अगले टारगेट की तरफ में जा सकता। अभी हमारे को लगता है कि अभी तो एक शुरुआत हुई है और शुरुआत अच्छी हुई है और आगे बहुत कुछ करना सर। और अभी जैसे मुझे पता चला कि कंपनी का टर्नओवर भी करोड़ों में पहुंच गया, कुछ राशि आप बताना चाहेंगे या नहीं बताना चाहेंगे? नहीं ठीक है सर, हम लोग अराउंड 100 CR का हमारा कंपनी का टर्नओवर है। कंपनी ये तो सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है उसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगले साल में भी वी आर ट्राइंग डबल करेंगे हम लोग। आज 100 का है, अगले साल 200 का करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक आम किसान का बेटा और खेलता है, फौज में भर्ती होता है, नौकरी करता है और आज 5,000 बच्चों को नौकरी दे रहे हैं और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के पार पहुंच गया। बहुत बड़ी बात। इसके लिए तो विनोद जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताओ, जैसे आप अभी इसके साथ सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, आपने लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू कर रखी है, पिछले कई साल से आप ये चला रहे हैं और आपके माध्यम से हज़ारों लड़कियां अब तक हायर एजुकेशन ले चुकी हैं। ये मन में विचार कैसे आया कि भाई सोशल सर्विस हम करें? बेटियों का वो दर्द कब कैसे महसूस हुआ? सर मैं यहाँ मेरे गांव से पहले मैं जब स्कूलिंग करता था तो हम भी पहले 1-2 साल हम गए हैं, बसों में गए हैं। तो उस टाइम पे वो माहौल, वो चीज़ें तो हमारे को पता ही थी। और रूटीन में यहाँ पर लड़कियों का, हमारी खुद सिस्टर है, हम तो हमारे फादर साहब ने उसको हॉस्टल में करवा दिया, थोड़ी अफोर्डेबिलिटी थी। बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई कैसे इसको बाहर भेजें, क्योंकि बसों में और उसमें बड़ा मतलब दिखते हैं, समस्याएं हैं। जी। ये बस बम्बईवा से जींद जाती थी, कितने गांव की लड़कियों को लेकर जाती है? सर हमारा गांव जो है, बम्बईवा गांव जो है, आसपास में मतलब 15-20 गांव हैं जो कि कनेक्टेड हैं, जो कि लिंक रोड से इधर आसपास में आते हैं। तो बस के अंदर सर डेली मेरे को नहीं लगता कि अराउंड 250-300 लड़कियां डेली ट्रैवल करती हैं। जी। तो ये गांव की तो मैं एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगा। ये बेटियों की दुआएं भी आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। बेटियों की क्या मतलब, जो बेटियां आपकी बसों में जाकर हायर एजुकेशन ले पाई हैं, उन बेटियों से, बहनों से कभी बात होती है? कैसा उनकी फीलिंग्स? भाई शायद विनोद जी बस नहीं चलाते तो वो भी गाँव में से शहर में ना जा पाती। नहीं सर देखिए, अगर विनोद नहीं चलाता तो कोई चलाता, क्योंकि जिस आदमी को जो चीज़ मिलनी होती है ना वो आती हैं चीज़ें। और हमने तो एक कोशिश करी नहीं, है। पेरेंट्स ये चाहते हैं फिर एक हमारी बेटी शहर में पढ़ने जाए, सिक्योरिटी रहे उसकी, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का है। क्योंकि आजकल रोडवेज उसमें भीड़ भाड़ में है, पेरेंट्स नहीं भेजते हैं ना। तो आपकी बस में कम से कम ये तो सिक्योरिटी घर से बिठाएगी, कॉलेज जाके छोड़ेगी, वापस लेके आएगी। हाँ, हमने बस में एज कैमरा और लेडी कंडक्टर वगैरह, वो जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एज पर कंप्लायंस होता है, हम लोग पूरा उसको टेक केयर करते हैं। और बड़ा मैं आपको बताऊं, आप कह रहे थे अभी बस चलाने से, हमने जब बसें दोनों चल ली थी आज से 4 साल पहले, दोनों बसें 100% लोन के ऊपर ली थी सर, आपको मैं बताऊं। और इवन दो मैं व्हेन ये बसें आई, मेरे परिवार में भी मेरी फैमिली ने बोला भाई ये बस ले आई, ये चलानी भी होती हैं, ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा।
चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए थे बसों का उद्घाटन करने के लिए। इवन तो उन्होंने बोला भाई ये बड़ी जिम्मेवारी है, ये एक बार चलाना तो आसान है बट ये निभाना बड़ा मुश्किल है। पर मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का और उन बहनों की दुआओं का। मतलब जब ये बस आई थी लोन पे थी, आज ये बसें भी क्लियर हैं और मेरी कंपनी भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, मेरा काम भी ठीक हो रखा है। क्या बात है, यानी कि बेटियों की दुआएं मिली हैं आपको, हैं? सर दुआओं के बगैर इंसान कोई आगे नहीं बढ़ सकता सर। आप यूथ के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? आजकल जो यूथ बेरोजगार घूम रहा है, अच्छा पढ़ लिख भी लेता है, नौकरी नहीं है, क्या मतलब अपना काम कैसे शुरू करें, क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? सर ओनली थिंग इज दैट कि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा कि मेरे को कुछ करना, जब तक आप इंसान कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक नाला भी कूदना है, अगर हमारे मन के अंदर डाउट रहेगा कि भाई ये नाला कूद पाऊंगा कि नहीं कूद पाऊंगा, अगर शंका है तो हम वहीं पर रह जाएंगे। बिल्कुल। तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो आधी चीज तो आप 90% तो आपने अचीव कर लिया, पहले पूरी कर ली है। यस सर, अच्छी जी सर। बाकी आपकी थोड़ी मेहनत रह जाती है। मेहनत तो है ही सर, बाकी विश्वास जब तक नहीं होगा मेहनत भी इंसान नहीं कर पाएगा सर। जी, 100 करोड़ तक कंपनियां टर्नओवर पहुंचाया, कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितने घंटों काम किया, वो मुकाम, वो बच्चे वो जानना चाहते हैं। हर चीज़ मतलब वो आसान नहीं मिलती, उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रगल रहता है। सर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई आदमी पढ़ाई करता है तो पढ़ते पढ़ते, और एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो एक इंटेलिजेंट तो 2 4 5 बच्चे ही रहते टॉप में। तो उनको जो कम पढ़ने वाले वो सोचते हैं कि यार ये पता नहीं कितनी मेहनत करते होंगे, ये पता नहीं क्या करते हैं। बाकी मेहनत उतनी है, मेहनत उतनी है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक टाइम ऑर्गेनाइज करना होता है सर। मेहनत कोई ऐसा नहीं कि भाई दिन जाके रात जाके और ऐसे ऐसे भागता रहता है, नहीं। आपने टाइमली चीज़ों को करो और बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है सर। आप पढ़ाई में किस तरह के थे? मैं मीडियम था सर, मैं +2 पास किया है और वैसे तो अच्छे थे पढ़ाई में। मैं बताऊं LKG क्लास से मैं हॉस्टल में पढ़ा हूं, बट एक हमारे को एम नहीं पता था कि भी पढ़ के जाना कहाँ पर है, अचीव क्या करना है। ऐसा था कि भाई नौकरी तो पैसे दे के ही मिलनी है, तो चीज़ें माइंडसेट था ही नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं, फिर वो पढ़ाई में दिमाग लगा नहीं, मैं फेल हो गया। फिर मैं फादर साहब से बोला जी मैं तो गेम करना है। तो फादर साहब ने बोला भाई तेरे को कहीं पे पैसे वैसे दे के कहीं पे लगवा दें तेरे को कंडक्टर वगैरह और ये। तो फिर मैं कुदरती इशार चला गया सर, वहाँ पे मेरे चाचा जी गेम करते थे। तो वहाँ पर उनका देखा मैंने, वो घी लेके गया था मैं उनके पास में बेसिकली। और जब उनका वहाँ पे स्पोर्ट्स वाले लड़के मेरी उम्र के हम उम्र वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, आई थिंक यार मेरे को भी गेम ही करना चाहिए, मैं गेम अच्छा करूँगा जी। तो चाचा जी को बोल के फिर हमने गेम शुरू किया सर। और गेम में जब तक रहे तब तक अपना बेस्ट दिया? अच्छा दिया सर। और मैं बताऊं मालिक ने 2-3 साल के अंदर मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। और ये एक ईश्वर कृपा ही रही है सर। जहाँ पर भी मैं बताऊँ सोच के ऊपर बात होती है सर। आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति सही है तो आपको वैसे ही लाइक माइंडेड आदमी आपको अपने आप मिल जाते हैं जी। तो ऐसे ही सर जैसे गेम में लगाओ, हमने जहाँ पे भी नौकरी करी है तो हर जगह पे ना अच्छे लाइक माइंडेड एक संगठन में, जैसे आप गेम करते हो तो गेम में आपका ग्रुप होना चाहिए जो कि आपको साथ में लेके आए, जिनके साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो हमारे को बहुत बढ़िया मिला, हर जगह पे अच्छा मिला सर जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बिल्कुल जो बच्चे आजकल हम देखते हैं कि कोई सरकारी डिपार्टमेंट में 4th क्लास की भी नौकरी निकलती है, चौकीदार की निकलती है, चपरासी की, PN की, उसमें भी हम देखते हैं कि MA PhD वाले बच्चे भी फार्म भरने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, वो फार्म भरते हैं। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो MA तक की पढ़ाई, PhD कर चुके हैं, फिर वो चपरासी लगने रहे? सर मैं बोला ना, वो विश्वास नहीं है उनको अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास नहीं है जी। अगर आदमी बाहर निकलेगा, काम ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही मिल जाएगा, पर जाओगे रुकोगे। मैं फरीदाबाद में गया एक बार, हमारे भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी, ये संभावनाओं का शहर है। यहाँ पर जितने रुके रहोगे, डटे रहोगे,
तो आगे बढ़ जाओगे। रन छोड़ के नहीं भागना चाहिए, मतलब आदमी को वहाँ पर रुक के एडिंग होके उसका वो करना चाहिए। मैदान छोड़ दिया तो फिर खाली है, फिर नहीं मतलब पिच पर डटे रहोगे तो चौका छक्का लगेगा। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया विनोद जी, गजब की मोटिवेशनल आपकी लाइफ स्टोरी है और भविष्य में भी लगातार आपसे हम बातें करते रहेंगे। और यूथ शायद इस कहानी से, आपकी स्टोरी एक किसान का बेटा 100 करोड़ का टर्नओवर कंपनियां पहुंचाता है, शायद कुछ प्रेरणा लेगा आपसे। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।